के पॉप के बारे में क्या आप सोचते हो? के पॉप मेरे को समझ ही नहीं आता कि मार्केटिंग बहुत अच्छी है कि पूरी दुनिया वालों को आपने एंगेज कर लिया, आपने प्रोडक्ट्स भेज दिए, आपने बकवास से बकवास गाना सुना दिया और लोग सुन रहे, पागलों की तरह सुन भी रहे। बीटीएस वालों के पीछे कोरिया भाग रहे हैं, कोरिया के लड़कों से शादी करनी है, लड़कियों को मरी जा रही हैं, इंडिया वाले काफी नहीं है। जिमी हेंड्रिक्स। घुंघराले बाल और कुछ भी करके मतलब दांतों से गिटार बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है। जो गाने निकाले हैं उन्होंने, अमेजिंग यार। आज तक लोग सीखने में मेरा खुद हाल उंगलियां चल जाती हैं भाई। म्यूजिक जो चुनता है ना, वो नौकरी के उससे नहीं देखता, वो उसके पैशन के उससे देखता है। तो टेलर स्विफ्ट इज बेसिकली शिट, इसको बीप कर देना। उसके एल्बम्स में कोई मजा नहीं आता। तो मैं भाई सच्चाई बोलने में डरना क्यों, वो टीनेजर्स को पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना अच्छा है। दोस्तों स्वागत है अनचार्टेड के एक नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं साहिल शेख, जो कि मेरा दोस्त है एंड ही ऑल्सो पोस्ट लॉट ऑफ गिटार एंड ड्रम मीम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ही फॉलोज म्यूजिक एज ए पैशन। हम लोगों ने बात की क्यों रॉक एज अ जॉनर की रेलेवेंस आज के टाइम पे कम हो गई है। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट म्यूजिक बैंड्स लाइक मरून 5, crazy artists like Michael Jackson, Linkin Park, and a lot more. The episode starts in 3, 2, 1. मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो इंजीनियरिंग से लेकर के ये गिटार मीम्स पे का सफ़र, ये कैसा सफ़र था जिसमें तू लोगों को डेटिंग एडवाइस भी देता है अपने मीम्स के द्वारा? ये ये सफ़र ये कैसे होता है? भाई देख, अपन है मैनेज से, ठीक है, लड़की अपन ने देखी नहीं। ठीक है, मतलब पर अपन थे रूबरू वाले, ठीक है, तो अपन ने लड़की देखी भी है कॉन्ट्राडिक्टिंग मेरे को पता है, पर मैनेट वाले समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सफर ये है कि अपन चालू किए रूबरू से, और म्यूजिक डांस तब होता था, म्यूजिक गिटार बजाना फॉर चालू किया कॉन्टेक्स्ट, रूबरू एक कल्चरल सोसाइटी थी रूबरू, हमारे कॉलेज में, मैनेट भोपाल में। हाँ एनआईटी हाँ, बोल। भोपाल का कल्चरल सोसाइटी। तो हमने वहाँ से चालू किया गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना, और मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हुआ करता था, मतलब दोस्तों के बीच में। तो मतलब तो फिर मैंने वही सोचा ये सही रहेगा यार, चलो अपन को बनाना है कंटेंट, तो कवर ववर तो आजकल कोई देखता है नहीं, तो मीम बनाते, तो मीम बनाने लग गए। तो ऐसे करते करते हो गए। और तूने कोविड के समय शुरू किया था क्या, या उससे भी पहले? मैंने किया था कोविड के पहले स्टार्ट किया था, पर मैं तब कवर डालता था, तो अपने ड्रम्स कवर हो गए और गिटार के सोलो कवर हो गए, ये सब डालता था। मीम मैंने चालू किया कोविड के टाइम से, क्योंकि सब तब होते थे फ्री। तो मैं डेली डालना है, तो फिर अपन मीम डालते हैं ऐसा। और तूने तूने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्योंकि क्या पोलराइजिंग कंटेंट ज्यादा चलता है? तुम इस तरह की चीजें डालो, टेलर स्विफ्ट पे शिट करो। ये ज्यादा क्यों चलता है? ये भाई ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अपन बहुत सारी कैटेगरी होती है कंटेंट की, तो अपन पोलराइजिंग कंटेंट डालो, और किसी भी एक पॉपुलर फिगर जिसपे आप पोलराइज कर पाओ लोगों को बेसिकली। तो टेलर स्विफ्ट इज बेसिकली शिट, इसको बीप कर देना। टेलर नहीं स्विफ्ट भाई, मैं का एग्री करता हूँ इस बात से। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही पूजते हैं टेलर स्विफ्ट को, हाँ, अरे टेलर पर स्विफ्ट यार। का म्यूजिक बहुत मिड है यार, बहुत मिड है, पता है, मतलब ऐसा लगता है कि असल पता नहीं वो कौन बना रहा है उसका म्यूजिक। मेरे को नहीं लग रहा टेलर स्विफ्ट खुद बनाती भी होगी। तो उसने घोस्ट घोस्ट राइटर्स रखे हैं, ऐसा कुछ अरे है? होते होंगे भाई, 6 लोग लिखते हैं आजकल, तो बहुत मेरे को मिड लगता है, इतना कोई उसके एल्बम्स में कोई मजा नहीं आता। तो मैं भाई सच्चाई बोलने में डरना क्यों, वो टीनेजर्स को पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना अच्छा है। तो शिट ऑन टेलर स्विफ्ट, तो उससे व्यूज आते हैं, पॉपुलर हम हो रहे, तो हमें क्या करना। फिर डाल दिया, और बस ऐसे ही पोलराइजिंग कंटेंट डालो, व्यूज मिलते हैं। ऐसा एक बारी कुछ किसी म्यूजिक अवार्ड शो में भी हुआ था क्या, कि कान्ये वेस्ट था कौन था, उसने टेलर स्विफ्ट को कुछ बोल दिया था लाइव शो पर? कुछ ऐसा कुछ तो था ना ऐसा, हाँ, तेरे तो को याद है? उस टाइम पे क्या हुआ था कि टेलर स्विफ्ट को कोई अवार्ड मिला था, ठीक है, तो कान्ये वेस्ट वहाँ का शायद होस्ट था या उसको दे रहा था अवार्ड। तो उसने उसके हाथ से माइक छीन के वो उसने उसके हाथ से माइक छीन के बोला कि बियॉन्से का जो वीडियो आया था वो सबसे हाँ। बेस्ट वीडियो था इस साल का। तो फिर मेरे को लग रहा तभी से उनका बीफ चल रहा था। ये बहुत फेमस स्टोरी है वैसे। वही वही मेरे को याद है। बट उसके अलावा मतलब तू शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल रहा है ना? हाँ, गिटार गिटार स्पेसिफिक। और तूने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब इन जनरल इंस्टाग्राम पे म्यूजिक का ट्रेंड? क्योंकि मतलब जेन्युइनली मैंने जैसा तू कंटेंट डालता है वैसे बहुत लोग नहीं डालते, मतलब गिटार स्पेसिफिक मीम्स। तूने गिटार मीम्स ही क्यों चुना?
कि मेरे को इस पे डालना है? गिटार मीम्स चुनने का कारण ये है कि देख एक तो मेरे को रिलेटेबिलिटी बहुत मालूम है कि यार अपन जो फ़ील कर रहे हैं, वो बाकी लोग भी करेंगे कम्युनिटी वाले, ठीक है? दूसरा ये कि मेरे को ऑडियंस बनाना है सिर्फ़ म्यूज़िशियंस के अराउंड, हुँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ है कि मेरे को मान लो आगे जाके कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक ऑडियंस होगी जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड होगी। अब भले ही मेरे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ना हो, बट जो भी हो उसमें अगर मेरा 50-60% कन्वर्जन रेट भी हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट नहीं है अपना, मतलब फ़ोकस्ड है कि हाँ, मेरे को इन्हीं म्यूज़िशियंस पे बनाना है, तो म्यूज़िशियंस पे ही बनाएँगे ऐसा। हुँ। इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ गिटार मीम्स को, और वो फ़नी भी होता है, मतलब हाँ, रिलेटेबल है। वो तो बहुत फ़नी है। वही। और उसमें तू स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है या फिर एकॉस्टिक? मतलब मैं तो अब कोई सा भी गिटार बजा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को थोड़ा इलेक्ट्रिक बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने हाथ में बहुत कंट्रोल रहता है फिर। मतलब अपन टोन सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कौन से गाने को कौन-सा फ़ील देना है, ये अपन अपने हाथ में होता है। अकॉस्टिक में वही है, आप एक ही टोन बजाओ, जो भी है। उसमें मतलब वो कुछ-कुछ वो फुट पेडल्स होते हैं ना कुछ तो, हाँ, क्या-क्या होते हैं एग्ज़ैक्टली? वो इफ़ेक्ट पेडल्स रहते हैं। मान लो जैसे हाँ, डिस्टॉर्शन का अलग पेडल हो गया, और डिले का हो गया, रिवर्ब का, ऐसे बहुत सारे पेडल्स रहते हैं। तो जिसको जो टोन चाहिए रहता है, वो उसके हिसाब से इंडिविजुअल पेडल्स आते हैं, और कुछ-कुछ मल्टी इफ़ेक्ट के प्रोसेसर भी आते हैं। तो वो एक ही में सारे वो इफ़ेक्ट होते हैं उसके अंदर। तो वो प्रीसेट्स होते हैं या मतलब तू ऑन द फ्लाई तू चेंज करेगा, जब तू परफ़ॉर्म कर रहा है, कोई वीडियो मल्टी कर प्रोसेसर हो अपने पास, तो उसमें अपन प्रीसेट बना के सेट कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पेडल्स हैं अपने पास, तो फिर अपने को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा रहता है। हुँ, तो अपन कभी-कभी अपने पास अगर पूरा पेडल बोर्ड बनाते हैं ना, तो अपन सर्किट उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। मान लो एक एक गाने के लिए अपने को एक प्रीसेट चाहिए, तो अपन ने अपने प्रोसेसर से मान लो 1 पे नंबर सेट करके रखा, 1 दबा दिया तो फिर उस गाने का टोन हो गया, फिर 2 दबा दिया तो उस गाने का हो गया। तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं हर हर गाने के हिसाब से। तो वो ऐसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं। उनके जो पेडल बोर्ड रहते हैं ना भाई, वो बहुत पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, बट वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं। जैसे फ्रुशियांते हो गया, जॉन मेयर हो गया, उनके बहुत बड़े-बड़े पेडल बोर्ड्स रहते हैं। तो ऐसे उनको टोन्स मिलता है। कुछ-कुछ एम्पलीफायर रहते हैं, वो एम्पलीफायर में ही उनका नेचुरल टोन रहता है। जैसे अरे एसी/डीसी का वो कौन था हुँ, यार? मैं नाम भूल गया उसका, तो वो सिर्फ़ रॉ एम्प से बजाता था भाई वो, बहुत सही टोन आता था। उसके गिटार में भी बहुत अच्छा टोन था। हुँ। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब बड़ा सही सेगवे है इनटू रॉक बैंड्स, हुँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को बड़े सारे मतलब हर तरह के म्यूज़िक को एम्ब्रेस करना चाहिए। पर आज के टाइम पे तेरे को ऐसा लगता है कि रॉक म्यूज़िक की थोड़ी रेलेवेंस कम हो गई है कंपेयर टू पॉप म्यूज़िक? हाँ, कम हो गई है। मैं तो ये भी कहूँगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि खत्म हो भी जाएगी कुछ सालों बाद, क्योंकि कारण यही है ना कि पॉप म्यूज़िक अब इतना इन्फ्लुएंस करने लगा है ना लोगों को, कि लोगों हुँ, को रॉक म्यूज़िक सुनना ही नहीं है। मतलब आप क्लब्स में जाओ या आप कहीं भी लाइव परफ़ॉर्मेंस पे जाओ, कोई भी रॉक म्यूज़िक प्ले नहीं कर रहा। लोग वही अपना पुराने पॉप नंबर्स और जो लव सॉन्ग्स और आजकल के जो भी हुँ। एड शीरन और जो भी होते हैं, ये सब प्ले कर रहे हैं। किसी को भी रॉक म्यूज़िक नहीं सुनने का पता नहीं मन नहीं होता, या जो भी है। वो टाइम जा चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं सुन रहा है इंडिया में, अभी भी बहुत बड़ा फैन बेस है रॉक म्यूज़िक का, पर वो धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है मतलब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि रॉक म्यूज़िक बड़ी जगह तुम्हें एम्बेडेड मिलेगा कि हाँ। किसी म्यूज़िक किसी मूवी में आ जाएगा, हुँ। ठीक है? या किसी सीरीज़ में कहीं पर, किसी और क्रिएटिव में एज़ अ म्यूज़िक वो यूज़ कर लेंगे। हाँ। जैसे मेरे को याद है श्रेक मूवी देखी है तूने? श्रेक में हाँ। एक एक है ना वो जो बहुत ही पॉपुलर जो हाँ, मेन हाँ, हाँ। थीम सॉन्ग है, वो आई थिंक किसका है वो? मेरे को याद नहीं आ रहा अभी एग्ज़ैक्टली। मैं भी भूल गया यार वो। अ कुछ कुछ है जो भी है हाँ। बेसिकली तो वो वहाँ वो मैंने सबसे पहला सुना था। हुँ। उसके बाद एसी/डीसी की जो तूने बात की, हुँ। आयरन मैन की तुम मूवीज़ देख लो उसमें हाँ। भी बहुत सारे हैं, ठीक है? ऐसे आई थिंक कितने कमाल के हैं यार पिंक फ्लॉयड हुँ। फिर ऑल दोज़ तेरा फ़ेवरेट आर्टिस्ट कौन-सा रहा? मतलब रॉक म्यूज़िक का? रॉक म्यूज़िक में फ़ेवरेट बैंड मैं बता सकता हूँ। मेरा भाई लेड ज़ेप्पेलिन हुँ, ऑल टाइम फ़ेवरेट, और फिर मेरे को इंडियन बैंड्स में अगर मैं एक बैंड का नाम लेना चाहूँ अगर, तो वो होगा भाई द लोकल ट्रेन। तो उससे ज़्यादा मेरे को कोई भी रॉक बैंड नहीं पसंद इंडिया में।
लोकल ट्रेन मेरा फेवरेट बैंड था, बट सैडली दे हाँ, रमित नेगी उसने सेपरेटेड। छोड़ दिया ना, आई हाँ, थिंक वो र अपना सोलो सोलो रमन नेगी तो परफॉर्मेंसेस। अब अपना सोलो निकाल रहा है, वो भी अच्छे सॉन्ग्स हैं, बट यार हाँ, लोकल ट्रेन तो लोकल ट्रेन बैंड था वो, फिर उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। और इसके अलावा भाई केरला के कुछ-कुछ रॉक बैंड्स हैं, वो बहुत ही तगड़े बैंड्स हैं, मतलब लोगों ने सुना नहीं होगा उनका नाम, तो मैं कुछ-कुछ ऑनरेबल मेंशन्स दे रहा हूँ। अवियल एक बैंड है, बहुत तगड़ा बैंड है। और इंडी बैंड्स। इंडी बैंड्स, और मदर जैन भाई, मदर जैन इज़ द मोस्ट टैलेंटेड इंडियन बैंड मैं बोलूँगा। मेटल मेटल मोस्टली रॉक और मेटल और प्रॉग प्रॉग रॉक, प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव रॉक प्ले करते हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मदर हुँ। जैन। रमन नेगी भी आई थिंक वो मतलब लीड वोकलिस्ट था वो। तो अब अभी उसकी उसका कोई रिप्लेसमेंट है क्या? मतलब उसकी जगह कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? रमन नेगी लोकल की ट्रेन। जगह अभी कोई कर नहीं रहा, बट लोकल ट्रेन ने एक सॉन्ग निकाला था अच्छा, उसका, क्या नाम है वो, अ, आने से तेरी यादें आती हैं, वो कौन है वो, पता नहीं, मैंने सुना ओ उसका। सनम किसका गाना है, लकी अली का ना। हाँ, हाँ, तो उनके साथ निकाला था। लकी अली के साथ गाना निकाला था, तो उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा उनका अभी कोई आया। पर रमन नेगी जो अपना सोलो भी कर रहा है, वो भी बड़ा कमाल का कर रहा है। अरे तो बहुत तगड़ा। वो मतलब कई सारी आई थिंक उसने एल्बम्स निकाली है ना। एक एक गाना मेरे को याद है, एंग्शियस बोन्स करके क्या है, तूने सुना हो? ललाबाई फॉर द एंग्शियस वन, अरे हाँ। बहुत तगड़े गाने निकाल रहा है, पर वो एज़ सच मैं उसको रॉक नहीं बोलूँगा, वो इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्लूज़ रॉक, हाँ, ब्लूज़ 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 की ब्लूज़ तरफ, ब्लूज़ पे ब्लूज़ बहुत थीम आ फ़ोकस रही है है उसका। उसमें। क्योंकि भाई फिर पारस ठाकुर की बराबरी नहीं कर पाएगा वो गिटार प्लेइंग में, मैं सीधे-सीधे बोल रहा हूँ। मतलब वो रमन नेगी बहुत ही अच्छा सिंगर है, बहुत ही अच्छा सिंगर, पर पारस ठाकुर जो मैजिशियन है भाई गिटार के ऊपर, हैंड्स हुँ। डाउन उसने जो गिटार टोन्स निकाली हैं भाई, उसके हर गाने में, आप छू लो ले लो, आओगे तुम कभी, गुस्ताख, दिल नवाज़, अमेज़िंग टोन्स, वो टोन्स रेप्लिकेट करने में ही इंसान को बहुत टाइम लग जाए, बहुत ही प्यारे गिटार टोन्स उसने निकाले मतलब हैं। बहुत स्किल्ड और एवरेज गिटार में तू कैसे डिस्टिंग्विश कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ कंपोज़िशन तू बोल रहा है या फिर जिस तरह से प्ले कर रहा है वो? In terms of complexity of playing, in terms of melody, in हुँ। terms of transition, chord transition, मतलब आप ऐसा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉर्ड शिफ्ट नहीं ले रहे हो। आप वही नॉर्मल कॉर्ड्स बजा रहे हो, बट उसके ऊपर आप जो मेलोडीज़ लिख रहे हो ना, जो ट्रांजिशंस लेके आ रहे हो, जो सोलो लिख रहे हो, वो बहुत सोलफुल है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली धड़ाधड़ नोट्स बजाए जा रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं बनता रॉक म्यूज़िक, है ना? तो उसके लिए अपने को बहुत सारे मेलोडीज़ डालने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। बट जब ये बैंड में ऑपरेट करते होंगे तो मतलब साथ में तो कोलैबोरेट करते ही हैं ऑब्वियसली सारे बैंडमेट्स। हुँ। पर इंडिविजुअली क्या वो खुद मेलोडी लेकर के आता होगा? कैसे करता होगा? तेरे को कुछ आइडिया है? मतलब ऐसा होता है, वो हर बैंड के ऊपर डिपेंड करता है यार। तो मान हुँ, लो कभी-कभी क्या होता है ना कि बैंड जो है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके आता है पहले। तो वो अपना कुछ कॉर्ड्स बजा दिए, हुँ, ठीक है? उसके ऊपर वो मान लो एक बेसिक ड्रम का पैटर्न लेके आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद फिर वोकल का मेलोडी हम कर देंगे कि मान लो ऐसे करके ये ऐसा करेंगे। उसके बाद वो खाली जगह छोड़ देंगे कि भाई यहाँ पे कुछ क्रेज़ी कर दो, ठीक है? उसके बाद अब चाहे तो गिटारिस्ट वो ट्रैक अपने घर पे ले जाए करे, या तो फिर वो साथ में बैठ के उनके साथ करे, जो मतलब जिसको मत वो करता तो लीड गिटारिस्ट ही है, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा ना उसके उसके काम में कोई भी इंटरफेयर करे। तो हुँ। ऐसा रहता है, डिपेंड करता है वो हर बैंड पे। एक वो उस एक हमारे कॉलेज में एक और आया था ना, तेरे को याद है नालायक? नालायक हाँ, करके। नालायक बैंड। वो भी बहुत सही, मेरे को तो बहुत सही लगता है। हाँ, नालायक उसका बैंड जो पर ब्रेक हो गया था ना, ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक पता नहीं, हाँ, शायद ब्रेक हो गया। उसका जो लीड जो सिंगर था, हुँ, साहिल सेम्यूल, हाँ, वो अभी भी बट मैंने देखा वो नालायक के हुँ। थ्रू ही रिलीज़ करता है। बट शायद बाकी लोग नहीं है उसमें। बाकी हाँ, लोग शायद उनका चले गए। जो ड्रमर था ना, उसने कुछ लफड़ा कर दिया था शायद। अच्छा। कुछ तो वो ऐसा हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। मैं इतना फ़ॉलो नहीं करता हुँ। नालायक, मेरा ऐसा कोई फ़ेवरेट बैंड नहीं है। बट मैंने देखा था उनके ड्रमर से उनका कुछ हो गया था। तो फिर शायद ऐसा ब्रेक हो गया था, पर उन्हें लीड सिंगर तो वही है, तो वही शायद कैरी कर रहा था। हुँ। तो उस पर लीड सिंगर मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा है, नहीं, सिंगर वो तो कमाल का बंदा है। है, तो टैलेंटेड तो हुँ। बहुत है यार वो। तो उसमें तो कोई वो डाउट नहीं थोड़े है। थोड़े उर्दू फ्रेज़ेज़ यूज़ करेगा। हुँ, उसकी मतलब उसका जो जॉनर अगर देखो, हाँ। थोड़े उर्दू फ्रेज़ेज़ यूज़ करके
और थोड़ी अलग कॉम्पोज़िशंस बनाता है बहुत यार सही। मैं बताऊँ, आज तक मेरे को लिखावट में सबसे बढ़िया कौन लगा? हुँ, क्रेडिट देना पड़ेगा रमन नेगी को। रमन नेगी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गुलज़ार साहब से। तो रमन नेगी जो लिखता है ना भाई, वो लगती है दिल पे जाके सीधे। पता है, म्यूज़िक तो उनका था ही अच्छा लोकल ट्रेन का, अभी भी वो इंडिविजुअली भी गाने बहुत अच्छे निकाल रहा है। हुँ, पर रमन नेगी की भाई लिखावट का मैं दीवाना हूँ, सही में बहुत प्यारे गाने लिखता है। लिरिक्स और कॉम्पोज़िशन। बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखता है वो। और उनके साथ अभी जो 2 म्यूज़िशियन, एक बेसिस्ट और जो ड्रमर है उनका, वो भी दोनों बहुत टैलेंटेड है। मैं उनका नाम हुँ, भूल चुका हूँ अभी, पर बहुत सही है। अभी उनका 3 पीस बैंड है। और एक बैंड में बेसिस्ट का कितना रोल होता है? जनरली लोगों को मेलोडी सबसे पहले हिट होगी, हुँ, जो लीड गिटारिस्ट होगा, पर बेसिस्ट का क्या रोल होता है? क्योंकि शायद सबको नहीं पता। बेसिस्ट का रोल खाने में नमक के जैसा है कि नमक ना हो तो फीका और नमक ज़्यादा हो तो खा ही नहीं सकते, राइट? हाँ, तो परफेक्ट अगर अपने को चाहिए टेस्ट गाने का, तो बेसिस्ट को बिल्कुल माइल्ड होना पड़ेगा और बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा। आप अगर बेस हटा दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा गाना खाली है। और अगर आप बिल्कुल ही मतलब डिस्टॉर्टेड बेस लगा के बिल्कुल ही सोलो मार रहे हो ना, तो आपको फिर वो बेस इंस्ट्रूमेंट ही वैसा नहीं है। मतलब अपन गिटार में अपन गिटार में अच्छे सोलो बजा लो, कुछ भी कर लो, हुँ, वो समझ में आता है। पर अपन बेस में सेम चीज़ करेंगे ना, हर गाने में नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि कुछ-कुछ गाने ऐसे हैं कि जिसमें बिल्कुल बेस आप बहुत ही तगड़ा दे दो, पर हुँ। हर गाने में अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो बेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, मतलब बिना बेस के गाना कुछ नहीं है बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ स्किल भी क्या वो ज़्यादा मुश्किल है प्ले करना हाँ, कंपेयर टू लीड गिटार? डिपेंड्स ऑन कि कौन से गाने बजा रहे हो। अगर आप पॉप सॉन्ग्स बजा रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा टैलेंट का ज़रूरत है। पर आप अगर मान लो कुछ प्रोग्रेसिव रॉक में बहुत ही क्रेज़ी बेस बजता है कुछ-कुछ गानों में। और फ्यूज़न बैंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत तगड़े बेस बजाते हैं, बहुत तगड़े बेस प्लेयर होते हैं। और कुछ-कुछ रॉक सॉन्ग्स में या फंक में भी बहुत फंक म्यूज़िक हुँ, में भी बहुत तगड़ा बेस होता है। जैज़ म्यूज़िक में बहुत सही बेस होता है। वैसे बहुत से जॉनरा पे डिपेंड करता है अपन किस पे क्या बजा हुँ। रहे हैं। एक कबीर कैफ़े का सुना है तूने म्यूज़िक? कबीर कैफ़े? हाँ, कबीर काफ़ी उसका भी वो आई डोंट नो कि उसको फ़ोक कैटेगरी में बोलेंगे, हुँ। फ़ोक या फिर फ़ंक म्यूज़िक हुँ, हुँ, हुँ। बट इंडी फ़ोक वो अपने कॉलेज में आ भी चुके हैं ना, कबीर हुँ, काफ़ी शायद हाँ, इंडी इंडी फ़ोक है वो। तो वो लोग कबीर के दोहे को हाँ, लेके वो लोग गाने बनाते हैं, राइट? उनकी कॉम्पोज़िशंस भी बहुत सही लगती है मेरे को हुँ, अच्छा इन बैंड टर्म्स है ऑफ वो। कॉम्पोज़िशन। हाँ। एज़ सच तो इंडियन बैंड्स तो बहुत सारे हैं और कौन से इंडियन ओशन तो सुना हाँ, ही होगा, इंडियन इंडियन ओशन ओशन तो तो बहुत फ़ेमस है। पर इंडिया में जनरली बैंड्स का सीन कहाँ मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस कॉलेजेस में करते हैं मेरे को हुँ, ऐसा लगता है हाँ। कि कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं हुँ, एज सच भी बार्स वार्स में भी कुछ कुछ होता होगा मे बी बट उतने बड़े स्केल पर नहीं होता हुँ। ऐसा है क्या कि ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में वेन्यूज़ की बहुत कमी है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ बैंड्स दैट वी हैव। इंडिया में वेन्यू है ही नहीं। मतलब आप कॉलेज में चले जाओ, आप बार में चले जाओ और शादियों में प्ले कर लो या किसी का वेडिंग रिसेप्शन पे प्ले कर लो, ऐसी जगहों पे ही इंडिया में गिग मिलती है। बहुत ही कम बैंड्स ऐसे होते हैं जिनको उनका एक्चुअल स्टेज मिलता है। और उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप जी-जान लगा दो, कुछ भी कर दो, बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स बना लो और बहुत वायरल हो जाओ और बहुत ही तगड़े सॉन्ग निकालो, बहुत ही फैन बेस बना लो, तब जाके आपको एक ऐसा वेन्यू मिलेगा जिसमें आप एक वन ऑफ द क्या स्टारिंग बैंड्स ऐसे परफ़ॉर्म कर पाओगे एक बड़े स्टेज पे। वरना तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंड्स आर स्ट्रगलिंग इन इंडिया। ये एक हम्म सच्चाई है। किसी ना किसी मेंबर का डे जॉब होता ही है। दिन में वो कुछ और करते हैं, रात में वो म्यूज़िक प्ले करते हैं। ऐसा फुल टाइम म्यूज़िशियन बहुत कम है इंडिया में। होते हैं बट दे आर आल्सो गेटिंग गिग्स आउटसाइड इंडिया। क्योंकि अभी आई थिंक उतनी इकोनॉमी उस लेवल पर नहीं है हुँ, कि म्यूजिक बहुत बड़े स्केल पर बट आई थिंक अभी बहुत सारे लाइव इवेंट्स हो रहे हैं अगर देखेगा तू इन जनरल जो बाहर के बैंड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया में हुँ, इन टर्म्स ऑफ लाइव इवेंट्स तो
उस सेंस में तो आई थिंक काफ़ी ग्रोथ हो रही है। बट ये तो हमने इंडियन बैंड्स की बात कर ली, बाहर वेस्टर्न बैंड्स या ब्रिटिश बैंड्स में से तेरे को कोई पसंद है? उसमें वेस्टर्न बैंड्स तो बढ़िया कौन-से लगते हैं? बहुत सारे हैं यार, वेस्टर्न बैंड्स में तो नाम लेते-लेते थक जिमी जाएँगे। हेंड्रिक्स। जिमी हेंड्रिक्स यार, मेरा स्ट बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, मैं जिसकी तरह बनना चाह रहा हूँ बट मेरी हैसियत नहीं है अभी, पर जिमी हेंड्रिक्स बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंस जब है। प्ले करने जाता था, वो अलग ज़ोन में ही पहुँच जाता था। भाई वो इतने एक्सटेंडेड प्लेस करेगा, हाँ, है ना? वो आदमी, लेफ्ट हैंडेड आदमी, पागल था भाई वो। हुँ। घुंघराले बाल और कुछ भी करके मतलब दाँतों से गिटार बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर भाई जिमी हेंड्रिक्स, वो बहुत जल्दी गुज़र गया वो। पर भाई जिमी हेंड्रिक्स ने जो छाप छोड़ी है दुनिया पे, उसका हर गाना एक लेसन है भाई। मतलब कोई सा भी देख लो, कोई सा भी गाना दो, हे जो, ऑल अलोंग द वॉच टावर, कोई सा हाँ, भी गाना ले लो उसका, जो सोलोज़ उसने प्ले बहुत ही किए। छोटा करियर था आई थिंक उसका। कितना था? 5-6 साल या उससे भी कम होगा आई थिंक। हाँ, उतना ही कुछ था, पर जो गाने निकाले हैं उनने, अमेज़िंग यार। आज तक लोग सीखने में मेरा खुद हाल उँगलियाँ छिल जाती हैं भाई, मतलब वो फिर भी वो जो टोन टोन नहीं भी, जो मतलब जो इंडिविजुअल नोट्स में जो वो मैजिक करता है भाई, वो मतलब हुँ। कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। वो डिस्टॉर्टेड भी प्ले करता था क्या ज़्यादा? हाँ, अरे डिस्टॉर्टेड वो तो फुल वो डिस्टॉर्टेड है यार, फुल पूरा। कोई साइकेडेलिक म्यूज़िक हाँ, की साइकेडेलिक से आज सच में उसको रिलेट नहीं करूँगा, पर ब्लूज़ और रॉक, ब्लूज़। हाँ, ब्लूज़ रॉक इस पे बहुत यार आइकॉन है यार। जिमी हेंड्रिक्स आप कितना ही बोल लोगे, मतलब हम तो कुछ है ही नहीं जिमी हेंड्रिक्स के बारे में बोलने के लिए, वो तो भगवान आदमी है। बहुत सही है। ऑन द सेम लाइन्स वही जो एक निर्वाणा का भी जो था, कर्ट हाँ, कोबेन। हुँ। कर्ट कोबेन यार, पता है बहुत रॉ आदमी, और उसका पता है लोग इतना कनेक्ट क्यों किए इससे, क्योंकि वो रॉ था बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत सारे ग्रंज बैंड्स हुआ करते थे, पर निर्वाणा जितना कोई फेमस नहीं हुआ। वो 80s में था, कब का था? 80s में या 90s उस में 90s 90s में था। में? 90s का जो पूरा टाइम था ना, वो ग्रंज म्यूज़िक का टाइम था। तो उस टाइम पे एलिस इन चेन, ग्रंज म्यूज़िक मतलब? ग्रंज म्यूज़िक मतलब जो हेवी डिस्टॉर्टेड साउंड हुँ, और जो है हेवी गर्थी मेटल। वोकल, मेटल नहीं बट जो निर्वाणा, एलिस इन चेन और ये सब, ये सारे जो बैंड्स हैं, ये सब इनको ग्रंज म्यूज़िक बोलते हैं। तो हेवी डिस्टॉर्टेड गिटार और उसमें बस स्ट्रमिंग हो रही है, अच्छे ड्रम्स बज रहे हैं, और मतलब वो डिस्टॉर्टेड वोकल्स भी रहते थे। तो ऐसे ये पूरा 90s में यही चला था। लिंकिन पार्क उसके बाद आया, हुँ, 2000s में आया लिंकिन पार्क, पर 90s में पूरा ग्रंज ही चला था। लिंकिन पार्क भी पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। एटलीस्ट कि हुँ, हर एक बार तो किसी न किसी ने सुना ही होगा, सही बात है। जिसने भी लिंकिन पार्क तो यार एक क्या बोलते हैं, एक फ़ील है अपने लिए, मतलब इमोशन अपन, है। हाँ, इमोशन है यार। मतलब अपन तो बड़े हुए हैं यार, लिंकिन पार्क सुन के ही तो बड़े हुए। मतलब किसी किसी ने उस टाइम पे इतना शायद रॉक मेटल अपने को पता भी नहीं था, सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, किसको पता रहता सबका 7-8, पहला एक्सपीरियंस शायद मेबी वही हुआ हो। वही नाम किसने नहीं सुना, और हुँ, किस ब इन द एंड हाँ, इन द एंड कितने क्या सारे है गाने। उसकी, क्या एल्बम का नाम क्या था? हाईवे कुछ? ये मीटियोरा कौन-सा? नहीं, नहीं, ये पूरी हाइब्रिड एल्बम। थ्योरी? हाँ, हाइब्रिड थ्योरी, सॉरी, हाँ, हाइब्रिड थ्योरी। वो तो यार लिंकिन पार्क तो अलग ही है, वो तो बे वन ऑफ द बेस्ट बैंड। वो चेस्टर के जाने के बाद अभी तो ऑनेस्टली अब कौन है? कौन उसके वो एक फीमेल सिंगर आ गई है ना। अच्छा, हाँ, तो अब मैं तो अभी नहीं। रिलीज़ कर रहे हैं वो नई हाँ, अभी एल्बम्स? उनका वो लोग कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं अभी, तो नहीं यार, वो फ़ील तो चेस्टर आ है, ही नहीं वो सकती, तो फ़ील आ ही कैसे नहीं आएगी सकता, वो मैंने तो फ़ील? छोड़ ही दिया वो बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। भले ही वो बाकी बैंड मेंबर्स वही हैं, पर वो जो था अपने लिए तो चेस्टर ही था, अब तो छोड़ दिया वो। बट इन सब में एक कॉमन थीम मेरे को पता नहीं क्यों लगती है कि जो आई थिंक 27 क्लब भी कुछ बोलते थे कि 27 साल में गुज़र गए बहुत सारे लोग, रॉक एंड हाँ, रोल कर रहे हाँ। हैं, पार्टी कर रहे हैं। और ये क्या सीन था? ये यार पता है, काफ़ी सरप्राइज़िंग फैक्ट है और कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट में तेरे को ही मिलेगा। हाँ, और मतलब ऐसा है कि शोहरत तो सब मिल गया, उसके बाद फिर इस उम्र में बहुत जवानी में लोग मतलब नशे में हाँ, और ड्रग्स ये और सब। अल्कोहल बहुत ज़्यादा वो लोग लेने लग जाते हैं। फ़ेम और पता नहीं, लेकिन वो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे ना, वो
मेंटली बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे। पर हुँ। उस टाइम पे एज़ सच मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस नहीं था, अभी के कंपैरिज़न में। तो पता नहीं अब वो लोग क्या गुज़र रहे हों उस चीज़ से, हमें तो नहीं पता, पर ऐसा है वो कि उस टाइम पे पैसा और वो सब होने के बावजूद भी वो लोग लोग बड़े-बड़े आर्टिस्ट भी सुसाइड कर रहे थे। कर्ट कोबेन ने करा, हुँ। चेस्टर ने करा, बहुत सारे लोग। पर ये परफ़ॉर्मेंस हेवी है क्या? क्या उस वज़ह से है कि जो जो इस डोमेन ही है, बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस डिमांड करती है आदमी से। तो इतने स्ट्रेस में सब लोग नहीं सस्टेन कर पाएँगे बहुत देर नहीं, तक। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि म्यूज़िक जो चुनता है ना, वो नौकरी के उससे नहीं देखता, वो उसके पैशन के उससे देखता है, कि अगर उससे कोई दिन भर भी गवा ले, तो वो खुशी-खुशी गा देगा। म्यूज़िक उसके लिए ऐसा है। तो म्यूज़िक, मुझे नहीं लगता कि म्यूज़िक किसी के लिए कोई स्ट्रेस पैदा कर सकता है। म्यूज़िक उल्टा स्ट्रेस रिलीवर है। आप म्यूज़िक सुनते हो, आप म्यूज़िक गाते हो, तो आपका उल्टा टेंशन चला जाता है जीवन से। मेरे साथ भी ऐसा ही है, अपने को काम का स्ट्रेस रहता है, मैं गिटार बजा लिया, थोड़ा गा लिया, तो अच्छा लगता है अपने को। तो मैं म्यूज़िक को वैसे ही देखता हूँ, पर उनका पर्सनल लाइफ़ भी तो होता है जीवन में, तो उसके बारे में अपने को नहीं पता कैसा है। हुँ। तो उनका पर्सनल प्रॉब्लम, वो बहुत लोगों को बचपन से, जैसे कोरी टेलर हो गया, कोरी टेलर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, जेम्स हेटफील्ड हो गए मेटालिका के, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके फादर पास्ड अवे, मदर को बीमारी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और कब 12-12, 14 साल की उम्र से। तो ऐसे अब अपने को नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, पर वो लोग उठ के आए हैं ऐसी सब चीज़ों से। कोरी टेलर तो लिटरली बोल रहे थे कि वो ड्रग्स करके कहीं पे ऑलमोस्ट मर रही हुई हालत में कहीं पे पड़े हुए थे, वो 19 साल की उम्र में, किसी डंप ट्रक में। डैम! हाँ, तो वो वहाँ से उठ के भाई कोरी टेलर बना वो आज। तो वो तो बहुत इंस्पिरेशनल है भाई। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इन इस स्केल के आर्टिस्ट पे एक पागलपन चाहिए बंदे को और हुँ, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता वो। नॉर्मल तरह से ऑपरेट कर ही नहीं सकता। सही बात है। तभी वो जिमी हेंड्रिक्स है, तभी सही वो माइकल जैक्सन है। सही बात है। माइकल जैक्सन की बात करें। माइकल जैक्सन यार, वो तो पता है, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि आप एक ऐसा व्यक्ति म्यूज़िक फ़ील्ड, जैसे आपको फुटबॉल में आप सोचो, आपके दिमाग में रोनाल्डो आ गया, मेसी आ गया, और भी फुटबॉलर होते हैं मेरे को मालूम है, पर आप दुनिया में आज जितने भी जो लोग ज़िंदा हैं, मतलब कितने भी बूढ़े हों, कितने भी जवान हों, हुँ, आप किसी फ़ील्ड में किसी फ़ेमस व्यक्ति का नाम पूछ लो, म्यूज़िक में आप किसका नाम लोगे बताओ? माइकल जैक्सन। और लिटरली आप, बहुत कम लोग होंगे जिनको और किसी म्यूज़िशियन के बारे में पता हो। माइकल जैक्सन को सब जानते हैं। उसका फ़ेम अलग ही लेवल पर है उसका फ़ेम। लोग तो आजकल के टीनेजर्स टेलर स्विफ्ट को माइकल जैक्सन से कंपेयर करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? टेलर स्विफ्ट 1 इंच के बराबर भी नहीं है। माइकल जैक्सन, जित भाई माइकल जैक्सन आके स्टेज पे खड़ा हो जाता था, लोग बेहोश हो जाते थे। ये था माइकल जैक्सन का ऑरा। हुँ, माइकल जैक्सन वाज़ परफॉर्मेंस गॉड। वो, उसका डांस हो, उसका म्यूज़िक, बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ ऑल टाइम। और वो पता है, बचपन से वो टीवी पे परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत टाइम से वो लाइव लाइव टीवी पे और कॉन्सर्ट्स भी करते थे पहले। अमेजिंग गाय। क्योंकि एक आर्ट और स्किल तो अलग चीज़ है। उसके साथ अगर आपकी पर्सनैलिटी भी इस लेवल की हो, तो इतना फ़ेम तभी मिलेगा उसको और क्यों मिलेगा? वही तो पर्सनालिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस चीज़ में, कि अभी देखो, जैसे किसी को गाना बनाना पसंद है, तो जैसे प्रोड्यूसर हो गए, तो कितने प्रोड्यूसर्स को जानते हो म्यूज़िक प्रोडक्शन, पर वो गाना तो वही बना रहे हैं ना। आर्टिस्ट जो होता है, वो लिरिक्स लिख लिया, थोड़ा बहुत कंपोज़ कर लिया, हुँ, उसका मेन रोल क्या है? उसको जाना है स्टेज पे, उसको परफ़ॉर्म करना है परफ़ॉर्म करना है। हज़ारों लोगों के सामने। ये हर किसी के बस की बात नहीं रहती। सही बात है। तो मिक्सिंग इंजीनियर जो मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो कुछ-कुछ तो लिरिक्स राइटिंग भी करते हैं। तो ये सब हाँ, जो गाना बनाते हैं, ये बैक स्टेज रहते हैं, ये सब पीछे रहते हैं। तो आप कितने लोगों को जानते हो जो वो टॉप वर्ल्ड के बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को? नहीं जानते ना अपन, क्योंकि वो लोग आगे नहीं आते। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर पब्लिक को फेस कर सकते हो, आप पब्लिक को एंगेज कर सकते हो, तो ही आप म्यूज़िक के फील्ड में हो। तो ये अंदर से आना चाहिए। आप कितने भी बेसुरे हो, आप ऑटो ट्यून लगा के क्यों ना गाते हो, पर आपको पब्लिक के सामने खड़े रहने की हिम्मत रहनी चाहिए। ये एक म्यूज़िशियन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। परफ़ॉर्मेंस हर किसी की बस की चीज़ नहीं है। आई सही डोंट बात थिंक है। हर कोई कर सकता है हुँ, और उस स्केल पर तो और भी नहीं कर पाएँगे, वो स्केल उस लेवल मिलना की ही परफ़ॉर्मेंस पे। वो स्केल मिलना ही बहुत मुश्किल है, पहली बात तो। हुँ, ले उसमें भी अपॉर्च्युनिटी का रोल है। हाँ,
सही बात है। अपॉर्च्युनिटी तो है ही, पर वो धीरे-धीरे अपने को स्टार्ट करना पड़ता है। तो मान लो आप कितने भी टैलेंटेड म्यूज़िशियन हो, आपको वो स्केल बनाना पड़ता है मेहनत करके। और आपको धीरे-धीरे छोट मान लो 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 25 फिर 50, 100, 1000 फिर मेबी होपफुली लाखों लोगों के सामने परफ़ॉर्म करने का मौका मिले, तो आपको धीरे-धीरे बिल्डअप करना पड़ता है। बहुत समय लगता है म्यूज़िक की फ़ील्ड में। और मतलब पहले तो आई डोंट थिंक होते होंगे। आजकल इस तरह से जो लेबल्स होते हैं वो स्काउट करते हैं क्या लोगों को कि कि जैसे ये बहुत ही ग्रोइंग आर्टिस्ट है, हुँ। इमर्जिंग आर्टिस्ट है। तो वैसी स्काउटिंग चलती है कि लेबल्स की तरफ से भी या लोग ही डायरेक्टली अप्रोच करेंगे लेबल्स को? उस तेरे को कुछ आइडिया है? ये मैं अपने दोस्तों से जहाँ तक सुन रहा हूँ, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मेरे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो वो लोग हुँ, अपने गाने निकाल के ना वो लोग ही लेबल को अप्रोच करते हैं। हुँ, कुछ-कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, किस्मत वाले भी बोलूँगा, किस्मत है या जो भी बोलेंगे, कुछ तो और है। तो लेबल्स उनको सामने से बोल देते हैं कि भाई आ जाओ हम तुमको साइन कर लेते हैं ऐसे। तो इंडी म्यूज़िक का जो सीन होता है ना वो बहुत आजकल के ज़माने में बहुत आसान हो गया है, पता है? मतलब पहले के कंपैरिज़न में पहले तो क्या साउंड क्लाउड पे जाके लोग गाने डालते थे, सुनते थे, है ना? आजकल तो आप एक रील बना के डाल दो, आपका गाना अच्छा है तो वो वायरल हो जाएगा, वायरल हो गया तो लोग देखेंगे और लोग मतलब ये प्रोडक्शन हाउसेस हो गए और लेबल वाले हो गए, तो ये लोग देखेंगे और मे बी आपको हायर कर लेंगे, साइन साइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो भी है। तो ये आजकल के ज़माने में बहुत आसान हो गया, पहले इट वाज़ बिट डिफिकल्ट तो पहले और अभी भी लोग ही अप्रोच करते हैं और आप बिल्कुल ही एक्सेप्शनल हो तो फिर आपको मिल भी जाता है बट ऑफर। उसको ब्रेक करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अभी आज के टाइम पे क्योंकि हर कोई रिलीज़ कर रहा है। तो उसमें क्या क्या कैसे करते हैं लोग? अगर तू अपने जो जिन भी दोस्तों को जानता है, हुँ। वो कुछ तो मैं उसमें एक ही चीज़ बोलूँगा क्योंकि अभी तो मैंने खुद के भी गाने नहीं निकाले, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर किसी और की तरह बनने जाओगे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ मैं बहुत ही रिपीटिंग वे में देख रहा हूँ ये चीज़, कि हर व्यक्ति किसी न किसी की तरह बनना चाह रहा है म्यूज़िक में, कि ये व्यक्ति गा रहा है, अरे भाई ये तो रेडियोहेड है, ये व्यक्ति गा रहा है, अरे भाई ये तो टेलर स्विफ्ट है, ये गा रहा है, अरे भाई ये तो क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन बनना चाह रहा है। वो इंडिविजुअल साउंड खत्म हो चुका है। तो जितने भी लोग मेरे को ट्रैक्स भेजते हैं कि भाई सुन के बता दो कैसा है, मैं बोल देता हूँ हाँ, अच्छा, अच्छा पर भाई इसमें कोई यूनिकनेस नहीं आ रही। आप भले ही कुछ भी लिखो, कैसा भी लिखो पर वो लगना चाहिए आपका और जो आप लिख रहे हो ना वो सामने वाले के दिल पे लगना चाहिए जाके। मैं उसी को गाना मानता हूँ। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि आजकल कुछ भी ब गोबर गणेश लिरिक्स लिख दो, कुछ भी अंट-शंट लिख दो आप, फिर भी आपको 1 मिलियन व्यूज़ हाँ, मिल 1 सकते हैं। मिलियन और कुछ भी मिल जाता है। पर जैसे अनूप जैन का मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा। अनूप जैन के लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं। अनूप जैन के लिरिक्स और उसके गाने का जो फ़ील है, बहुत अच्छा होता है। पर अनूप जैन का जो म्यूज़िक है, वो बिलो एवरेज, सीधे-सीधे बोलो बिलो एवरेज। अनूप जैन एक अच्छा परफ़ॉर्मर भी नहीं है मैं बोलूँगा क्योंकि वो इतना अच्छा सिंगर नहीं है। लेकिन अनूप जैन क्योंकि एक बहुत अच्छा लिरिसिस्ट है और वो बहुत अच्छे वे में अपने गाने एक्सप्रेस कर पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए वो आज इतना फ़ेमस और वायरल है। ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल था। और भी कई सारे आई थिंक ऐसे हैं जो म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स नहीं निकालेंगे, पर सिम्प्लिसिटी उनके लिरिक्स में दिखती है, हुँ, ठीक है? जिससे सामने वाला बंदा रिलेट कर सकता है। हाँ। प्रतीक कुहड़ मेबी प्रतीक उसको कुहड़ मैं वैसे मैं एज़ सच नहीं सुनता हूँ प्रतीक कुहड़ मैं को भी नहीं बट सुनता हूँ। पर बहुत लोग सुनते हैं और एक और चार दीवारी। तेरे को क्यों लगता है लोगों को पसंद आता है प्रतीक कुहड़? प्रतीक कुहड़ मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दूँगा, आजकल ना लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना पसंद नहीं है। कोई ऑफेंड हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पर लोगों को आजकल अपना दिमाग जितना कम हो सके ना उतना यूज़ करना है। तो अगर आपको कोई अ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स आपको बोल दे तो आपके दिमाग में नहीं घुसता, मेबी आपको बहुत टाइम के बाद समझ में आएगा। तो आजकल के लोगों को इतना दिमाग लगाने का समय ही नहीं है। तो आपको बोल दिया हाय आई लव यू, योर आईज़ आर ब्यूटीफुल, यू लुक सो प्रिटी टुनाइट और ऐसा कुछ भी बोल दो तो वो उनको जल्दी से क्लिक कर जाता है और हाँ, वो तो ऐसे हिट हो जाते हैं। पर जो आपने मान लो उर्दू में कोई शायरी लिख दी या वो कुछ बहुत ही नगमा छेड़ दिया, बहुत ही कुछ लिख दिया कि
अ, ब बहुत देखी तेरी ईर्ष्याकारी ऐसा कि काम करती है नज़र, नाम है मैख़ाने का। ऐसा वाह, 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 वाह! आप उसको डिकोड ही करते रह जाओगे जीवन भर। आजकल कोई नहीं लिख पाता ऐसा। वो बात है और तूने ओरिजिनैलिटी की ज बात की, तो मतलब अगर किसी को ढूँढनी है ओरिजिनैलिटी वो कैसे ढूँढे? मतलब एक तो तरीका है कि आप इमिटेट करो आर्टिस्ट को, ठीक है? और उन सबको जोड़ करके अपनी साउंड बनाओ। ये एक अप्रोच है ओरिजिनैलिटी की। हुँ। यहाँ क्या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी खुद ही ओरिजिनल कॉम्पोज़िशन बनाए, बिना किसी को फ़ॉलो किए, बिना किसी को इमिटेट किए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, पता है? हर व्यक्ति किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता ही है। जैसे मैं जो हूँ वो नेचुरली आया जाता है, पता है? जैसे हुँ। मैं जॉन मेयर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैं जिमी हेंड्रिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैं फ्रुशियान्ते से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो अपन जब प्ले करते हैं ना अपने स्टाइल में वो ऑटोमैटिकली आ जाता है। पर जॉन मेयर आई थिंक पता नहीं जॉन मेयर ने बोला था शायद ये कि you try to play like the person you aspire to be and when you fail to do so you become यू original, फा हुँ। right? मतलब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो और जब उसमें आप फेल हो जाओ तब आप अपना साउंड निकालोगे। समझ रहा है? तो हर व्यक्ति ऐसा ट्राई करता है कि मैं उसकी तरह बन जाऊँ, पर लोग क्या करते हैं कि वो उसको नोट टू नोट कॉपी करने में इतना इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि उनकी ओरिजिनैलिटी खत्म हो जाती है। तो यू एस्पायर टू बी समवन बट यू नेचुरली फेल ऑन इट, तो वो आप अपना स्टाइल हुँ। डेवलप कर लोगे फिर। ये बहुत एक अच्छा चीज़ शायद जॉन मेयर ने बोली थी एंड दिस वाज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी उस टाइम पे। तो ओरिजिनैलिटी मैं वही बोलूँगा कि आपने आपको जो पसंद है, आप वो बजाओ, आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगे किसी से, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको समझ आ जाएगा कि वो ऐसा ही वो नेचुरल चीज़ है वो, हुँ। कि वो समझ आ जाता है कि ये ओरिजिनल है, ये हाँ, इन्फ्लुएंस्ड है। तू के-पॉप के बारे में क्या सोचता है तू? के-पॉप अरे यार! ये तो बहुत ही क्या कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? नहीं, नहीं, के कंट्रोवर्शियल स्टफ। नहीं, नहीं कंट्रोवर्शियल तो नहीं, के-पॉप मैं बहुत ओवररेटेड मानूँगा, बहुत ज़्यादा। के-पॉप एक मार्केटिंग टीम है। के-पॉप कोई अच्छा वो नहीं है, मेरे को म्यूज़िक नहीं लगता, के-पॉप मेरे को समझ ही नहीं आता। परफॉर्मेंस है। परफ़ॉर्मेंस है, के-पॉप की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, कि पूरे दुनिया वालों को आपने एंगेज कर लिया, हुँ। आपने प्रोडक्ट्स भेज दिए, आपने अपना बकवास से बकवास गाना सुना दिया और लोग सुन रहे, पागलों की तरह सुन भी रहे। बीटीएस वाले लोग हाँ। पीछे कोरिया भाग रहे हैं, कोरिया के लड़कों से शादी करनी है लड़कियों को, मरी जा रही हैं, इंडिया वाले काफ़ी नहीं हैं और कुछ भी हो वो पूरा रखा है। कल्चर है, उसको म्यूज़िक नहीं बोल सकते, उसको हाँ, डांस भी नहीं बोल सकते। वही उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, वो म्यूज़िक बोलने के लायक ही नहीं है वो। आप कोई भी गाना ले लो ना उसमें उनको इंग्लिश भी पता नहीं कौन सिखा रहा है, वो नर्सरी में के पढ़ने वाले बच्चे उनसे अच्छी इंग्लिश लिख लेते होंगे। ऐसे मीनिंगलेस इंग्लिश गाने रहते हैं उनके। स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडरकवर भाई हाँ, क्या ये क्या है? क्या दिल पे लग गया आपकी बताओ? क्या लग गया? क्या लग गया भाई? कुछ भी क्रिमिनल अंडरकवर भाई मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इस पर ही थोड़ी-सी के-पॉप पर ही कि वो बता रहे थे कि कैसे वो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, उनको स्काउट करते हैं। उनको हुँ, बचपन से ट्रेनिंग देंगे, हुँ, एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हुँ, और वैसे-वैसे बैंड्स बनाएँगे। हुँ, तो हुँ, वो पूरी कहानी दिखाई थी। इसको जो वेस्टर्न मीडिया है या हुँ, वेस्टर्न जो भी वेस्टर्न म्यूज़िक कल्चर बोल लो, वो इसको कंडेम भी करता है कि ये वही सीन है जैसे हुँ, चाइना हुँ, यू नो ज ट्रेनिंग एक मतलब फैक्ट्री बना दी है काइंड ऑफ वही। कि यहाँ से डालो बच्चे, वहाँ से आर्टिस्ट हुँ, परफॉर्मेंसेस वो मैन्युफैक्चर करो, अपनी उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। वही। ये बहुत सही चीज़ पॉइंट आउट की पता है ये है ये मतलब डॉक्यूमेंट्री देखा मतलब सही है वो। तो यहाँ पे वही होता है कि बच्चों की ऐसी कंडीशनिंग कर दो कि उन लोगों को फिर बड़ा होके वो लोग ऑटोमैटिकली फेमस हो जाए। तो वो इन आर्टिस्ट नहीं रह जाते वो। हुँ, वो एक परफॉर्मिंग मशीन बन के रह जाते हैं। तो जो मार्केटिंग का टीम है, जो भी ऐसे जो बड़ी-बड़ी फ्रैंचाइज़ी बोल रहा हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वो हुँ, ऐसे आर्टिस्ट पैदा करते हैं। तो ये क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें जो स्कोप है पैसों का बहुत ज़्यादा है। आप एक बीटीएस के जितना एक फैन बेस आप खड़ा कर सकते हो,
तो आप सोचो आप कितने करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स उनको बेच सकते हो। अभी तक बेच भी चुके होंगे वो लोग कितने। आप सड़ी से सड़ी टी-शर्ट उनको 5-5 हज़ार रुपए में बेचोगे, लड़कियाँ लेने के लिए तैयार हैं आज। बस उन पे बीटीएस का ओरिजिनल मर्चेंडाइज़ लड़कियाँ होना ज़्यादा चाहिए। बड़ी टारगेट ऑडियंस है क्या हाँ, बीटीएस की? टी जो टीनेज और बच्चियाँ और जो अपने उम्र की लड़कियाँ, ये सब उनकी टारगेट ऑडियंस है। वो आपने फिर इतने क्लीन शेव्ड हैंडसम लड़कों को रखा क्यों है? राइट? मतलब लड़के सुनेंगे तो अपन सीधे बोलेंगे भाई गे है ना? तो वो तो मेक सेंस कि लड़कियाँ ही सुनेंगी, है ना? अपन लड़कियाँ टेंड टू स्पेंड मोर आल्सो। तो तो ये भी एक चीज़ है कि आप अपना टारगेट ऑडियंस पहले से ही डिसाइड करके रख लिया। अब आपको पता है कि कुछ भी आप सुनाओगे वो सुन लेंगे क्योंकि वो भाई हैंडसम दिखता है और लोगों को दिमाग लगाना नहीं है। तो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट हाँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर का एक बहुत अच्छा चीज़ उसने शेयर किया था कि वो जो कंटेंट बनाती है, उसका रीडेबिलिटी लेवल होता है 5th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे के जैसा। हुँ, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे। रीडेबिलिटी लेवल क्या होता है मतलब आप जितना भी सेंटेंसेस और वर्ड अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रहे हो, वो 5वीं कक्षा के बच्चा वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। 6th भी नहीं 5th में। तो इसका कारण ये है ना कि वो इतना आसान होना चाहिए समझने के लिए कि लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़े और जब वो दिमाग नहीं लगाएँगे तभी वो वीडियो लंबा देखेंगे। तो मिस्टर बीस्ट जो है वो 3rd ईयर मतलब 3rd ईयर बोल रहा हूँ, 3rd स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। के बच्चों के रीडेबिलिटी लेवल पे वो अपना वीडियोज़ का स्क्रिप्ट लिखता है। तो उनका कोई उसमें एक भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं होगा उसमें, एक भी। तो ऐसे ही टारगेटिंग होती है हर चीज़ की। तो आप के-पॉप के कोई भी गाने देख लो, बहुत ही हुँ, ईज़ी लिरिक्स होता है उसमें। मीनिंगलेस हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता बट बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड। तो क्या तू ये बोल रहा है कि इस चक्कर में मतलब एक मार्केट और एक पूरे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी नहीं आती? क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं, पूरी पूरा वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, हुँ। उस चक्कर में आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी नहीं आती। आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी की जहाँ तक बात है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर आप कंपनीज़ के लिए करने लगोगे ना ये चीज़, तो फिर आपको फिर दिखाने पड़ेंगे रिटर्न्स। आपको दिखाने पड़ेगा आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या है, आपके कॉन्सर्ट पे कितने लोग आ रहे हैं, आप कितनी टिकटें बेच पा रहे हो। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप रात को 12 बजे जब अकेला फ़ील कर रहे हो तो आपने कागज़ के ऊपर क्या लिखा, वो क्या 2 लाइन लिखी कि जो दुनिया सुने तो रो पड़े। वो रह ही नहीं जाते हो आप। आप फिर मक्खन के बारे में लिखोगे गाने, आप फिर बारिश के बारे में लिखो, कुछ भी लिखोगे आप। वो भी आप लिख भी नहीं रहे हो, वो कोई और लिख रहा है आपके लिए, आप बस जा रहे हो या आप एक शक्ल की तरह खड़े हो उधर। वो आपका गाना नहीं रह जाता, वो बस एक हुँ, एक मार्केटिंग जिंगल है वो इट्स नॉट अ सॉन्ग। हुँ। टॉकिंग अबाउट ये जो हाइप कल्चर है, हुँ, कोल्डप्ले का जो जिस तरह का शो हुआ, यू नो हुँ, लोग पागल हो गए हैं टिकटों के पीछे। हुँ, दिलजीत दोसांझ का शो हुआ, हुँ। उसके पीछे भी लोग पागल हो गए हैं। इस हाइप कल्चर के बारे में क्या बोलता है तू? हाइप कल्चर इज़ सो रियल। कोल्डप्ले के बारे में मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग इतना हाइप्ड अप क्यों थे? इतना लोग हाइप्ड अप क्यों मेरे को समझ और ये कोल्डप्ले का टिकट आ गया, अरे ये वो कोल्डप्ले आ रहा है, अरे कसम से बता रहा हूँ लोगों ने सुने भी नहीं होंगे कोल्डप्ले को उनसे 3 एल्बम के नाम पूछ लो कोल्डप्ले के, बाबा बाबा करने लगेंगे भाई पता ही नहीं है लोगों को कोल्डप्ले क्या है, कैसा है, कौन है? चलो दिलजीत का तो चलो समझ में आता है इंडियन है हुँ, तो सुने भी होंगे। बहुत लोग कोल्डप्ले पगला रहे हैं, बिल्कुल मरे जा रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट भाई ये बहुत रियल है ये। फोमो बहुत ही रियल चीज़ है। आप साढ़े अब ग्रीन डे जब लोलापालूज़ा। हाँ, कितने सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट भाई मतलब वो आप कितना बड़ा हाइप क्रिएट कर पाते हो ना ये चीज़ है, इसके ऊपर है। एक कुछ कुछ तो शायद पता नहीं एपी ढिल्लों कुछ बोल रहा था, किसी एक इंटरव्यू में मैंने सुना थोड़े दिन पहले कि ये जो बड़े सारे आर्टिस्ट हैं, ये जानबूझ के हाइप कल्चर बना रहे हैं कि हमारा शो सेल आउट हो गया, जबकि हुआ नहीं है। उस चक्कर में ताकि लोग खरीदें और खरीदें। तो वो सब तो बहुत चल रहा है। आई थिंक ये कोल्डप्ले के में उसमें जो बुक माई शो पर था एक विया गोगो करके थर्ड हुँ, पार्टी उस पर बहुत सारी ब्लैक में सेल हो रही थी ना? वो सब तो इसके बारे में मेरे को यार आइडिया नहीं है कि ब्लैक में कैसा पर ये तो एक नेचुरल बिज़नेस टैक्टिक है मतलब अपन इतना हाइप अप कर दो और वो उसका प्राइस भी बढ़ा दो, है ना? मतलब ₹100 की चीज़
100 रुपए की चीज है, आप बोल रहे हो 150 रुपए कि अरे बिक गया बोल के आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, हम्म। तो फिर फायदा ही है आपका। आपको तो हाँ, कितना परसेंटेज ज्यादा मिल गया है ना, तो वो तो होता ही होगा, अपने को आइडिया नहीं है। पर वही बात है। क्योंकि मतलब लाइव शोज तो बहुत देर से हो रहे हैं, पर ये मेरे को लगता है अभी रिसेंटली आया। पहले पहले था क्या ऐसा? इतना हाइप कल्चर तो नहीं था इतना पहले हाइप के टाइम। कल्चर पहले नहीं था, क्योंकि अभी सोशल मीडिया जब से बहुत ही ट्रेंडिंग होने लगा है ना, और खासकर इंडिया में जब से इंटरनेट हम्म। बिल्कुल बांट दिया गया है, हम्म। मतलब दे दिया गया है ऐसा, तो तब से ये चीज बहुत हो रही है। तो इंडिया में अभी अभी ये चीज हुआ है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से बहुत हाइप कल्चर बना देते हैं, और लोगों को मे बी मार्केटिंग टीम उनका बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले क्या आप क्या टीवी पे दिखाओगे, आप न्यूज़पेपर में छपवाओगे, तो वो न्यूज़पेपर कौन ही पढ़ता है, मतलब हम्म। रॉक बैंड आ रहा है तो किसको क्या फर्क पड़ रहा है ना। पर आजकल क्योंकि आप आसानी से सोशल मीडिया पे फोमो क्रिएट कर सकते हो, इसलिए हाइप कल्चर अभी बढ़ गया है। तो आप वही है कि आप इतना हाइप अप कर दो कि लोगों को डर लगने लगे कि यार कल मेरे को किसी ऑफिस में जाके मुंह दिखाना है, बोले भाई इसका कॉन्सर्ट नहीं देखा तूने, ये कैसे मिस कर दिया अब। तो ये ऐसे हाइप कल्चर पूरा बना है इंस्टाग्राम और फेसबुक और इस सब की वजह से। और कोई तू पॉप बैंड्स फॉलो करता है? पॉप, मरून फाइव। मरून मरून फाइव 5 यार एक्चुअली बहुत ही अच्छा बैंड है। मरून 5, एडम लेविन जो है वो बहुत ही तगड़ा सिंगर है। मैं क्लास अपार्ट सिंगर है। बहुत ही तगड़ा सिंगर है वो। कुछ कुछ गाने तो मरून 5 के यार इतने अच्छे, मतलब संडे मॉर्निंग तो किसने नहीं सुना होगा, संडे मॉर्निंग तो क्या ही गाना था, बहुत ही प्यारा। और वो तो तब उनके जो पहले के गाने रहते थे उसमें तो बकायदा अच्छा गिटार और ड्रम्स और ये सब बजता था। आजकल तो दे आर मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और ये सब। हम्म। नहीं वो, अच्छा वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज कर रहे हैं, हम्म। ज्यादा यूज कर रहे हैं मरून 5 के ऐसा। आजकल मैं इतने फॉलो नहीं कर रहा, बट हाँ मोस्टली सब सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सभी लोग यूज कर रही हाँ है। वो तो, क्योंकि हम्म। प्रोड्यूस करना थोड़ा इजी होता है, वही आप तो उसमें कौन ज्यादा तुम वो कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज्यादा है उसमें। वही आप कौन ही अपने स्टूडियो में भाई पूरा अकॉस्टिक किट रखे और फिर रूम ट्रीटमेंट करे, फिर हर कितने स्नेयर और टॉम्स और इतने सारे रहते बेस वैसे कितना सा मिक्स करोगे, इट्स नॉट इजी, है ना। तो आप बेसिकली क्या लैपटॉप में दबा दो, यहाँ पे किक चाहिए, यहाँ पे स्नेयर चाहिए, वो कोई सुनता भी नहीं है। पहले तो लोग डायनामिक सुनते, डायनामिक मतलब कितना जोर से आप ड्रम्स को हिट कर हाँ। रहे हो, इसको डायनामिक्स बोलते हैं। या कितना जोर से आप स्ट्रम कर रहे हो, नोट को कितना धीरे बजा रहे हो, कितना जोर से, ये डायनामिक कंट्रोल रहता था। तो वो अप्रिशिएट करते थे लोग। आजकल तो लोगों को समझ ही नहीं आ पाएगा, वो दिमाग नहीं लगाना चाह रहे ना। और उसको भी शायद मॉड्यूलेट कर सकते हो, और जो मॉड्यूलेट हो जाता है। हाँ, वो सारे प्लगइन्स जो हैं हाँ रियल इंस्ट्रूमेंट के ही, हाँ, उसको ही मॉड्यूलेट कर सकते हो। मॉड्यूलेट हो जाता है, वो एक बटन पे हो जाता है। लेकिन आप पता है कभी भी एक असली म्यूजिशियन का रेप्लिकेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि असली म्यूजिशियन करेगा गलती, तो जब वो गलती करता है ना वो बहुत अच्छा साउंड करता है। हम्म। आप थोड़ा सा ऑफ हो जाओगे, थोड़ा हाँ, सा आप ऑफ जोर बीट। से, हाँ थोड़ा सा जोर से बजा दोगे, थोड़ा सा हाई हैट 1 सेकंड के लिए ज्यादा खुल गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो अच्छा साउंड करता है, पर लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तो आजकल कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाह रहा। जैसे मैं एक देख रहा था चार्ली पुथ की वीडियो, जिसमें वो ऐसी रैंडम साउंड्स को कलेक्ट करके उसकी हम्म। कॉम्पोजिशन बना रहा है, तो उसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। चार्ली पुथ का वो जो वीडियो लेटेस्ट वाला, जिसमें वो एक किसी का कोर्स है शायद, वो है ना कि वो चार्ली पुथ सिखा रहा है हाउ टू प्रोड्यूस अ सॉन्ग इन सम टाइम, जिसमें वो ऐसे ही एक यूट्यूब पे नया वीडियो आया, तो उसने ऐसा बताया कि वो ऐसे रैंडमली कोई भी साउंड ले लेता है, हम्म। उसके बाद उसके ऊपर एक उसको गाना बन। सैंपल कर लेता है। हम्म। चार्ली पुथ एक ऐसा पॉप आर्टिस्ट है जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड। मैं हर व्यक्ति को टैलेंटेड नहीं बोलूंगा, बट चार्ली पुथ एक तो वो पिच सुनता है ना, वो उसको पता है कौन उसको सा नोट इमिडिएट है। कर लेता है वो, हाँ उसको पता है कौन कि सा मेरे को नोट इस है। पिच पे गाना है। वही वो नोट सुनेगा, वो बता देगा कौन सा वो है, कौन सा नोट है। वो इतना टैलेंटेड है वो आदमी, वो बहुत गाता भी बहुत अच्छा है, उसके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, लिखावट भी वो ठीक ठाक अच्छा लिख लेता है। चार्ली पुथ तो काफी वो अपना टैलेंटेड है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऐसा बता रहा था कि उसको कभी भी आइडिया आता है, वो हम्म। नोट्स में, वॉइस मेमोज में रिकॉर्ड कर लेगा, हम्म। फिर उसको बाद में किसी कॉम्पोजिशन में यूज कर लेगा। हाँ
तो मैक्सिमम जितने म्यूजिशियन होते हैं वो यही करते हैं। आइडिया जो रहते हैं ना वो आपको मोस्ट रैंडम प्लेसेस पे आते हैं। नहाते वक्त आ जाएगा, कुकिंग करते वक्त आ जाएगा, ड्राइव करते वक्त आ जाएगा। तो आप जैसे ही आपके दिमाग में आए आप हम कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया और वो उसको रख दो। फिर आपके पास जब अब अपने स्टेशन वर्क स्टेशन पे वापस जाओ तो आप उसको कर लो रिकॉर्ड। और तेरे पर्सनल एम्बिशंस क्या हैं म्यूजिक के रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम शिटिंग ऑन टेलर स्विफ्ट एंड अदर कंट्रोवर्शियल स्टफ जिसकी मैं बात नहीं करूंगा तेरे रील्स पे हम ऑफ कैमरा बात करेंगे, पर तेरे क्या पर्सनल एम्बिशंस हैं? मेरे पर्सनल एम्बिशंस ये है कि मेरे को म्यूजिक को एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखना है। मेरे को म्यूजिक को एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ वे टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। तो जब मैं कंप्लीटली ऐसी स्टेज पे होऊंगा कि मैं पैसे वैसे से मेरा भरोसा उठ चुका है, मतलब मैं मेरे को पैसों के लिए कुछ नहीं चाहिए हम्म। और मेरे को बस जो है मेरे मन में मेरे को उसको लिखना है और मेरे को उसको दुनिया को बताना है। तो ये मेरा एम्बिशन है। मेरे को नहीं चाहिए 1 मिलियन स्ट्रीम्स, मेरे को नहीं चाहिए लाखों करोड़ों स्ट्रीम। मेरा गाना अगर 10 लोग भी सुने और 10 लोग का कनेक्ट कर पाए तो मेरे लिए वही एक सक्सेसफुल म्यूजिक करियर होगा। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली जनरली आर्टिस्ट यही चाहता है, हर आर्टिस्ट यही चाहता है। बट अगर आप परमानेंटली उस पर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट जब हम्म डिपेंडेंट हो तो आपको कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। हम्म देखो भाई, जब रेंट पे करने की बात आती है ना तो फिर आप नहीं सोचते कि आपको फिर रॉक म्यूजिक बजाना है या हम्म। मेटल। फिर आप वो सोचते हो कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। पर वो फिर आर्ट नहीं हुआ। वो फिर ये हो गया कि आप वो आपको पैसे दे रहा है, आप उसको कुछ दे रहे हो। वो आर्ट नहीं है, उसमें मिलावट हो गई। मिलावट हो गई। वो आर्ट कैसे हुआ? आर्ट वो है भाई जो अपने दिल से निकले, अपने मन से निकले। और वो कोई ले ले वो ठीक है, पर अगर आप का आर्ट वर्क किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ। तो आर्ट वर्क कभी भी पैसों से नहीं आना चाहिए। तो रेंट देना, बहुत सारी चीजें होती है यार, अपन को पता ही है ना, अपन सब जीवन जी ही रहे हैं। आसान नहीं होता म्यूजिशियन के लिए। सही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत बहुत मजा आया बहुत बात करके। बहुत बहुत म्यूजिक के धन्यवाद। बारे में तो पहली बार आई थिंक बात की है मैंने। तो अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक तेरा यू। एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बहुत अच्छा था यार, पहली बार मैं किसी भी पॉडकास्ट में गया हूँ। वो भी सानिध्य भाई तो हमारे कॉलेज का दोस्त है और हम तो साथ में ही घूमा करते थे और दिन भर कॉलेज में मस्ती करते थे। पर भाई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ भी नहीं, फिर भी नहीं बहुत नहीं अच्छा यार, लगा। तेरी रील्स पूरी जगह फैल गई हैं, अरे पूरे इंस्टाग्राम में। अरे थैंक यू भाई,